हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.8 को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे, ताकि हमें प्रोसेस ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.8 के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दो क्वेश्चंस में हमने कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे। वो कौन से थे? सीरीज के फॉर्मूले थे, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n-1। इसको मैंने लिखा था n-1/2। तुमने ये स्टूडेंट्स 10th क्लास में किया होगा फॉर्मूला, जहां पर हमने कहा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n+1/2। अगर यहां पे n तक ले आए हम नंबर तो यहां आएगा n × n+1/2। लेकिन क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज 7.8 के हैं, एक्चुअली हमें n-1 तक ही पहुंचना है, तो हम फॉर्मूला ही n-1 तक याद करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन में ये सीरीज का सम पुट करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर n की जगह n+1 करते हो तो यहां भी n की जगह n+1 करोगे तो वही सेम फॉर्मूला हमें पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया था 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन अप टू n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा था n-1 2n-1/6। तो इसका भी 11th में तुमने किया होगा, 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन अप टू n²। तो यहां था n+1 2n+1/6। तो अगर इसे हम n तक ले आए, यानी एक नंबर और आगे लिख लें n के स्क्वायर तक, तो यहां n+1 2n+1 हो जाता है। तो वो भी तुम इजीली बाय इंडक्शन प्रूव करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ n-1 तक क्यों रुक रहे हैं? जैसे कि मैंने इस केस में भी कहा कि इंटेग्रल्स के जो डेफिनेट इंटेग्रल्स के क्वेश्चन है लिमिट ऑफ अ सम के, उसमें हमें सीरीज n-1 तक ही चाहिए। इस वजह से हम एक स्टेप पहले रुककर उसका सम देख रहे हैं। अच्छा, तीसरा हो सकता है कि तुमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी इंटेग्रल सॉल्व करने को आए, तो क्यूबिक का भी तुम्हें सम पता होना चाहिए। क्यूब्स का सम, n-1 के क्यूब तक का सम कितना होगा? n-1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये तो हैं अगर पॉलिनोमियल्स आए तुमको। तो अगर पॉलिनोमियल की बजाय e⁻x, 3⁻x, 4⁻x ऐसा कोई इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए आए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो है जीपी का फॉर्मूला, 1 + r + r² + r³ एंड सो ऑन अप टू r⁻n-1। ये फर्स्ट टर्म 1 है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा r⁻n-1/r-1। ये होता है अगर फर्स्ट टर्म 1 हो, क्योंकि यहां ब्रैकेट लगा के हम a लिखते थे, फर्स्ट टर्म इधर लिखते थे, अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास। और इस केस में तुम्हें एक फॉर्मूला लिमिट का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x-1/x इज इक्वल टू log a। तो ये 5 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, इनको लिख लो अच्छी तरह से, ध्यान से, और इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।
तो हम अपना आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले अपनी क्लास में तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए थे, उसी तरह का एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। थोड़ा सा और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन ये हो सकता है, उस तरह का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इवेल्युएट इंटेग्रल ऑफ 1 to 5 x square minus 2x plus 1 dx as limit of a sum। ये क्वेश्चन तो मेथड वही रहेगा हमारा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो बढ़ गई है। लोअर लिमिट मैंने 0 भी नहीं रखी, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आ सके वो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। और नोट क्या करना है, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इंटेग्रैंड हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देयरफॉर n इंटू एच, हम जानते हैं n इंटू एच का फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए, वो होगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो एन एच की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम ऐसा करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, x में 0 पुट करके वैल्यू देखते हैं। नाउ f ऑफ a इज इक्वल टू, यानी f ऑफ 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखो, 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 हो गया, माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस 2 प्लस 1 इज 0। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ 1 प्लस h, तो x की जगह 1 प्लस h पुट करना है यहाँ x में। तो 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशंस कम से कम करते हुए सही रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि गलती भी हमारी कम से कम ही हो। तो f ऑफ 1 प्लस 2h तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस 2h प्लस 1 एंड सो ऑन। हम कौन सी टर्म तक जाते हैं स्टूडेंट्स, nth टर्म तक जाते हैं। nth टर्म में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 h, यानी कि f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस n माइनस 1 h, इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स यानी 1 प्लस n माइनस 1 h प्लस का 1। तो हमने क्या किया, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h की वैल्यूज हमने देख ली कि क्या आएंगी। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला अपना, और उसके बाद ये वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमने उसके बाद लिखा वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमने लिखा कि इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो इंटेग्रल है आई, वो किसके बराबर आएगा, इंटेग्रल आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ब्रैकेट स्टार्ट, जो f ऑफ a था वो हमने जो सॉल्व किया था वो था 0 प्लस, उसके बाद देख लो एक बार फिर दिखा देता हूं मैं। देखो ये है हमारे f ऑफ a इतना था, f ऑफ a प्लस h ये था, f ऑफ a प्लस 2h ये था, और f ऑफ a इंटू n माइनस 1h उसकी वैल्यू ये थी। तो ये मैं पुट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस 1
प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखेंगे अब हम 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस n माइनस 1h प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने कल भी तुम्हें समझाया था स्टूडेंट्स कि सिर्फ लास्ट टर्म पर तुमने ध्यान देना है। हमने पिछली क्लास में भी यही बात की थी ना कि हमने सिर्फ लास्ट टर्म पे ध्यान देना है। अगर सारी टर्म्स खोलने बैठ जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी और यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि टर्म्स बहुत सारी हैं। तो हमने ध्यान ये रखना है कि हमने सिर्फ लास्ट टर्म पर ध्यान देना है। इसको वैसे ही लिखते रहो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब ये 0 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर। एक बार फिर देखो a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं। 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म आएगी 2n माइनस 1 h। इसका स्क्वायर खोला, अब ये ब्रैकेट भी मैं खोल रहा हूं, माइनस टू n माइनस 1 h, 2 के साथ 1 भी आ गया और 2 के साथ n माइनस 1h और लास्ट में प्लस का 1। लास्ट टर्म को मैंने ओपन किया है, बस इनको वैसे ही रहने देना। तो अब यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 1 प्लस h, इनको वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की हम गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि सारी टर्म्स को ओपन करके बैठ जाएं और फिर हमें वो सीरीज को प्लस करना ही ना आए। प्लस एंड सो ऑन प्लस। देखो 1 प्लस 1 माइनस 2। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कितनी है, लास्ट टर्म पूरी तरह एक्सपेंड की हुई है मैंने। कांस्टेंट टर्म्स मैं ऐड कर रहा हूं 1 माइनस 2 प्लस 1। ये तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर h वाली टर्म कितनी है, देखो 2n माइनस 1h माइनस 2n माइनस 1h। तो लकीली हमारे लिए ये दो टर्म्स भी खत्म हो गई। रह कितनी गई, एक ही टर्म रह गई फिर तो, n माइनस 1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट टर्म सिंप्लीफाई होके बहुत ही आसान बन गई हमारे लिए। तो अब हम इसको सम के तौर पे कैसे लिखेंगे, देखो मैंने तुम्हें समझाया था कल भी, बिल्कुल वैसे ही आज बताऊंगा कि लास्ट टर्म में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको n से मल्टीप्लाई करके लिखो। ऑब्वियसली यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 है, तो 0 इंटू एन 0 लिखने का कोई फायदा नहीं। अगर h की टर्म आ जाती साथ में n माइनस 1 होता तो इस n माइनस 1 की जगह हम क्या करते, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 लिखते, लेकिन h की भी कोई टर्म नहीं है। अब बची सिर्फ ये वाली टर्म, तो h स्क्वायर की टर्म है और साथ में है n माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 स्क्वायर। बस यही रह गया, n माइनस 1 का स्क्वायर ही रह गया, क्योंकि ये एक ही टर्म रह गई थी। अगर इनको भी तुम खोल के देखोगे स्टूडेंट्स तो कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, h की टर्म्स भी कैंसिल होती जाएंगी, तुम्हारे पास यही बचेगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ अलग क्या पता हो सकता था, हमने ये अगर ओपन करके देखा होता, तो तुम रफ में ये करके देख सकते हो और तुम्हें पता लग जाएगा कि जिस तरह से लास्ट टर्म सॉल्व होती है वैसे ही सारी टर्म्स सॉल्व होती हैं। तो इसका सम तो अभी हमने किया ही है, वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 होल अपॉन 6। अब मैं क्या करूंगा, इस h को भी
ब्रैकेट में लेके आऊंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट। अब h का क्यूब हो जाएगा, ये h का क्यूब मतलब h की 3 पावर्स मल्टीप्लाई में h इंटू एच इंटू एच। तो मैं इन 3 h को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक h को इस n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक h को इस n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक h को इस 2n-1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एक्चुअली हैं तो ये मल्टीप्लाई में ही, लेकिन इस तरह से अलग अलग h को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है वो आसान हो जाएगा। वरना हमें इस सारे ही पॉलिनोमियल को ओपन करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो 1/6 nh माइनस h 2nh माइनस h। तो अब हम जानते हैं कि h अप्रोचेस टू 0 मतलब जहां अकेला h है वहां तो 0 पुट कर देना है। तो nh की जगह क्या पुट करना है? nh की जगह देखो हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन के सेट कर लिया था कि nh की वैल्यू होगी 4। तो जहां जहां nh होगा वहां वहां हम 4 पुट करेंगे, इज इक्वल टू, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं लिमिट अप्लाई ही करने लगा हूं। तो 1/6 4 4 माइनस 0 और 8 माइनस 0, 2nh है तो 8 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हुआ 2 और ये 3, तो हमारे पास क्या बन गया? 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 इंटू 8 64, तो ये आ गया 64/3। इस इंटेग्रल की वैल्यू आ गई। अब अगर तुम्हें शक हो कि ये आंसर ठीक है कि नहीं, तो इसको चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स। देखो हमारे पास इंटेग्रल क्या था, मैं सिर्फ चेकिंग बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। अगर तुम्हें चेक करना हो तो 1 to 5 x² माइनस 2x प्लस 1 था dx, इसको इंटेग्रल कर दो, डायरेक्ट इंटेग्रल करो, x³/3 माइनस 2x²/2 प्लस x और 1 to 5। ये मैं यूज कर रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, जिसमें कि कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि जब हम डेफिनेट इंटेग्रल यूज करते हैं इंटेग्रेशन में तो हम प्लस c की नहीं लगाते, बल्कि हम यहाँ पे भी लिमिट्स लगा देते हैं इंटेग्रल की। क्योंकि हमने इंटेग्रल किया 1 to 5, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आंसर को भी 1 to 5 ही रखेंगे, डेफिनेट है। तो इसको अब आगे कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। तो 125/3 माइनस 25 प्लस 5, देखो पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, 1 यहाँ पुट करूंगा, 1/3 माइनस 1 प्लस 1। ये मैं चेकिंग कर रहा हूं इसकी, ठीक है, इतना ही आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो 125/3 माइनस का 20, ये माइनस 25 प्लस 5, और यहां पर कितना बचेगा? माइनस 1/3। तो हमारे पास आ गया 125, फिर माइनस का 60, 3 एलसीएम ले रहा हूं मैं, और माइनस का 1/3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 125 माइनस 61/3, ये कितना आ गया? करो कैलकुलेट, 64/3 तो आ गया। तो 64/3 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी सेम है, तो हमारा आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो क्या है कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे और बाई चांस तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता, तो ये मत मान के बैठ जाना हमेशा ही कि यही गलत है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तब भी तो ये डिफरेंट ही आएगा। तो इसलिए जब हम चेकिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा सावधान हो जाते हैं, और इसको एक बार फिर से चेक करो कि यहाँ तो नहीं कोई गलती हुई, क्योंकि आंसर सेम नहीं आ रहा। अगर तो सेम आंसर आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो इस पे पहले शक करना कि क्या पता ये तुम्हारा गलत हो। तो इसको दोबारा चेक करना, और दोबारा ध्यान से चेक करने के बाद भी अगर ये आंसर यही निकले जो यहाँ पे पहले आया है, तो फिर इसके स्टेप्स तुम चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है। तो 4 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन आएगा तुम इसको चेक भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये क्वेश्चन कभी भी गलत सॉल्व करके तुम नहीं आओगे, हमेशा ही 4 में से 4 मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि इसको चेक भी कर रहे हो तुम। तो चलो ऐसा करते हैं, अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पॉलिनोमियल के हमने लिमिट ऑफ अ सम के हिसाब से इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिए, सीख लिए। तो अब हम एक और तरीके का इंटीग्रैंड देखते हैं कि उसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन ये ले रहा हूँ। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इवेल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 e पावर x dx एज लिमिट ऑफ अ सम। ये है हमारा क्वेश्चन और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, I इज इक्वल टू 2 to 4 e पावर x dx। हेयर a is equal to 2 lower limit, b is equal to 4 upper limit and function fx is equal to e power x। तो therefore nh is equal to b minus a which is equal to 2। ये नोट कर लिया। अब हम f of a कैलकुलेट करते हैं। f of a मतलब f of 2, a की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे फंक्शन में 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, e पावर 2। उसके बाद f of a प्लस h यानी f of 2 प्लस h इज इक्वल टू e पावर 2 प्लस h। फिर f of a प्लस 2h यानी f of 2 प्लस 2h यानी e पावर 2 प्लस 2h एंड सो ऑन। f of a प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू f of 2 प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू e पावर 2 प्लस n माइनस 1h। तो हमने ये फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब हम लिखेंगे we know that integral from a to b fx dx is equal to limit h approaches to 0 h। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर और कुछ ठीक हो ना हो, ये फॉर्मूला तो ठीक ही लिखोगे ना, तो इसके नंबर तो कम से कम मिलेंगे। f of a प्लस n माइनस 1h। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल, हमारा जो इंटीग्रल था i से डिनोट हम कर रहे थे, वो किसके बराबर आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट e पावर 2 प्लस e पावर 2 प्लस h प्लस e पावर 2 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू e पावर 2 प्लस n माइनस 1h। अब इस पूरी सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, e पावर 2 को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h e पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे e पावर h बचेगा, यहाँ पे e पावर 2h बचेगा एंड सो ऑन। यहाँ पे e पावर n माइनस 1h बचेगा। कैसे, देखो बेस सेम हो अगर तो पावर्स एडअप हो जाती हैं जब हम दो इस टाइप की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर e पावर 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ तो e पावर 2 ही रहेगा, यहाँ पे e पावर 2 इंटू ई पावर h रहेगा, जिसको हम e पावर 2 प्लस h लिख सकते हैं। यहाँ पे e पावर 2 इंटू ई पावर 2 प्लस 2h रहेगा, तो इसको हम e पावर 2 प्लस 2h लिख सकते हैं, और इसी तरह इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो e पावर 2 एक प्योरली कांस्टेंट टर्म है जिसमें कि h नहीं है, तो हम इसको अब लिमिट से ही बाहर करके लिख सकते हैं। e पावर 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये एक बन गई जीपी 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू r पावर n माइनस 1। अगर फर्स्ट टर्म 1 हो ना जीपी की, तो सेकंड टर्म कॉमन रेशो हुआ करती है, r होती है।
तो जिस तरह से हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखो 1 + r+r², इसका सम कितना था, r⁻n-1 अपॉन r-1। ये था इसका फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे r की जगह क्या है, e⁻h, तो मैं यूज कर रहा हूं e⁻h⁻n-1 अपॉन e⁻h-1। ये स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। e⁻h तो r ही था, यहाँ पे r की वैल्यू e⁻h है, e नहीं है। यहाँ पे गलती करते हैं कई स्टूडेंट्स, इसलिए अलग से ये देख लेना जरूरी है कि अगर फर्स्ट टर्म 1 हो तो सेकंड टर्म कॉमन रेशो हुआ करती है। तो e⁻h, यहाँ e⁻h की पावर n हो गई क्योंकि r पावर n आना था। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या बन गई, e² लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट, e पावर कितना बन जाएगा, nh -1 अपॉन e⁻h-1। तो e⁻2 लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट। अब e पावर nh है, nh की वैल्यू हमने देखी, क्या थी हमारी nh की वैल्यू, देखो nh की वैल्यू 2 थी, तो मैं यहां पर 2 पुट कर रहा हूं, e⁻2 -1 अपॉन e⁻h-1। तो अब ये भी प्योरली कांस्टेंट टर्म बन गई, इसको भी हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं, e⁻2 इंटू e⁻2 -1 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस h को इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा, 1 अपॉन e⁻h-1 अपॉन h। मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मैंने एक और फॉर्मूला भी कराया था स्टूडेंट्स, देखो ये 5th फॉर्मूला देखो, लिमिट x अप्रोचेज 0 a⁻x-1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। तो यहाँ पे e है, यहाँ पे e⁻h-1 अपॉन h आ गया, जबकि h अप्रोचेज टू 0 है, तो यहाँ क्या आएगा, log e आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया e² -1 अपॉन log e। log e 1 होता है क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल log e देख रहे हैं, बेस e मान के चलते हैं हम। तो देयरफॉर i की वैल्यू क्या आ गई, e⁻4 -e⁻2। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन e की बजाय क्या होता, इंटेग्रल e की बजाय 3⁻x dx होता, तो क्या होता, तो यहाँ पे सब कुछ 3 की पावर्स में चलता, जहां जहां e है वहां वहां 3 आ जाता, तो यहाँ पे भी 3 ही आता, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, log 3, और log 3 जो है उसको तुम वैसे का वैसा ही लिखते। यहाँ आंसर आ जाता 3⁻4 -3⁻2 अपॉन log 3, ऐसे आ जाता। तो 3⁻4 और 3⁻2 को तो सॉल्व कर लेते तुम, एक नंबर आ जाता, और अपॉन log 3 एज इट इज स्टैंड करता। तो इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन अब मैं एक बात और बताता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटेग्रल लिमिट ऑफ अ सम के आते हैं, 0 to 2x² -2 dx इस तरह के, या 0 to 3x² +1 dx। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। और मान लो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी 3 की पावर x करके समझाया, 5⁻x -2 to 5 dx, तो ये क्वेश्चंस पे तुमने ध्यान देना है ज़्यादा, इस टाइप के और इस टाइप के। तो तुम्हारे 4 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आता है, फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की। तो स्टूडेंट्स आज लिमिट ऑफ अ सम की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। इससे अगली एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक इनकी प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की।
और तुम जानते हो कि इनका आंसर भी तुम डायरेक्टली इंटेग्रल करके देख सकते हो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।